हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ वायरल कंट्रोल बताने जा रही हूँ। मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ वायरल कंट्रोल में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला हमें पढ़ना है एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, दूसरा पढ़ना है siRNA और तीसरा राइबोजाइम। तो देखिए मॉडर्न अप्रोचेस ऑफ वायरस कंट्रोल में देखिए है क्या। Due to difficulty in the synthesis of viral vaccine and lack of specific antiviral drug, it is important that some modern and technical solution of treatment of viral infection must be explored. जैसा कि हमें पता है कि वायरल वैक्सीन या एंटीवायरल ड्रग्स ज़्यादातर वायरस के अगेंस्ट में नहीं है या कारगर नहीं है। वैक्सीन बनाना कई सारे वायरस के केस में मुश्किल होता है। हर एक वायरस की वैक्सीन तो है नहीं, तो हम बचेंगे कैसे उससे। इसी तरह से जो एंटीवायरल ड्रग्स हैं वो भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक तो होते नहीं हैं, वो तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम टाइप के होते हैं। तो वायरल वैक्सीन और एंटीवायरल ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग आसान नहीं है और स्पेसिफिक नहीं होने के कारण वो उतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होते। इसलिए कुछ मॉडर्न अप्रोचेस या कुछ टेक्निकल सॉल्यूशन इस पर देखा गया कि क्या हो सकता है जिससे हम वायरल इन्फेक्शन से अपने बॉडी को बचा पाएँ। देखिए क्या क्या उसमें यूज़ किया जा रहा है। सम अप्रोचेस आर डिस्क्राइब बिलो। पहला है यूज़ ऑफ एंटीसेंस आरएनए। देखिए एंटीसेंस आरएनए जो होते हैं वो छोटे ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होते हैं। उनकी लेंथ 19 से 23 न्यूक्लियोटाइड लंबी होती है और ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे एमआरएनए के। अब ये यूज़ किए जाते हैं जीन एक्सप्रेशन को ट्रांसक्रिप्शनल और ट्रांसलेशनल लेवल पे कंट्रोल करने के लिए। देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ये डीएनए है, ये एमआरएनए है, उससे प्रोटीन बन रही है सीधी तरीके से। ठीक है, ये एक एंटीसेंस आरएनए आया। एंटीसेंस आरएनए हमने बताया कि छोटा सा आरएनए होता है 19 से 23 न्यूक्लियोटाइड का, जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है एमआरएनए के किसी स्पेसिफिक पोर्शन के लिए। तो ये एंटीसेंस आरएनए आया, इसने क्या किया, इस एमआरएनए के साथ यहाँ बाइंड कर दिया। जब भी हमारी बॉडी में ऐसी सिचुएशन पैदा होती है कि दो ये डीएनए, ये जो आरएनए के डुप्लेक्स बन जाते हैं, उसी टाइम आरएनएज एच एंजाइम आता है और पूरे आरएनए का डिस्ट्रक्शन कर देता है। ठीक है, तो जब आरएनए एमआरएनए का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा तो प्रोटीन सिंथेसिस होगी नहीं, और जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी तो जो भी वायरस है उसकी प्रोटीन नहीं बन पाएगी, तो वो असेंबली नहीं कर पाएगा और वो मतलब इन्फेक्शन दूसरे सेल में नहीं फैला पाएगा। ठीक है, तो देखिए एंटीसेंस आरएनए इन वायरस कंट्रोल। अब ये वायरस को कंट्रोल करने में कहाँ कहाँ यूज़ होता है। देखिए सबसे पहले तो ये एचआईवी के इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए इन्वेलप जीन के एक्सप्रेशन को ब्लॉक करने में यूज़ होता है। एचआईवी बनकर जो इन्वेलप जीन होता है, इन्वेलप्ड वायरस है ना, तो उसके एक्सप्रेशन को ब्लॉक करने के लिए। इसके अलावा एचआईवी की रेप्लिकेशन को भी ब्लॉक करता है। ठीक है, इसके अलावा ये हेपेटाइटिस सी वायरस के ट्रांसलेशन को ब्लॉक करता है, क्योंकि उसके एमआरएनए को डिग्रेड कर देता है, तो ट्रांसलेशन हो ही नहीं पाएगा। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा वायरस के ट्रीटमेंट के लिए भी हम एंटीसेंस आरएनए अप्रोच का यूज़ करते हैं। तो ये तो हो गई एंटीसेंस आरएनए की बात है। अब siRNA पे आते हैं। siRNA को स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए भी कहते हैं। ये आरएनए इंटरफेरेंस का एक पार्ट है siRNA। miRNA भी होता है, लेकिन हमें siRNA पढ़ना है। तो ये siRNA सीक्वेंस स्पेसिफिक साइलेंसिंग करते हैं जीन की। जैसे किसी भी वायरल जीन अगर जो हमारे बॉडी में एंटर कर जाए, उसको स्पेसिफिकली साइलेंस करना है, तो हम इस अप्रोच का यूज़ कर सकते हैं, जिससे केवल वही मरेगा, हमारी बॉडी की प्रोटीन्स बनने से नहीं मर पाएंगी या वो बनते रहेंगे नॉर्मली। ठीक है, द इंटरफेरेंस प्रोसेस स्टार्ट विथ क्लीवेज ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। अच्छा, जो siRNA टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बॉडी के अंदर भेजा जाता है, जो बाद में सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड होने के बाद वो क्या करता है, जैसा ये हमारे एंटीसेंस आरएनए कर रहे थे वही काम वो भी करता है। ठीक है, तो ये स्मॉल सबसे पहले ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इस प्रोसेस को शुरू करते हैं, और ये 21 से 23 न्यूक्लियोटाइड लंबे होते हैं, जिनको हम siRNA कहते हैं आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने बनाया भी हुआ है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है, ये siRNA का प्रिकर्सर है। जब ये सेल के अंदर आता है तो सेल के कुछ प्रोटीन होते हैं एक्रोनॉट फैमिली के, वो इसके साथ बाइंड होकर के क्या बनाते हैं, रिस्ट मतलब आरएनए इंड्यूस्ड साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जब ये अंदर आता है बॉडी के। और जब ये इस तरीके से साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स बन जाता है तो क्या होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड siRNA में टूट जाता है। अब सिंगल स्ट्रैंडेड siRNA जब हो गया तो ये एंटीसेंस की तरह यूज़ करेगा, एमआरएनए के साथ बाइंड होकर के उसको डिग्रेड कर देगा। ठीक है, ये डिग्रेडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगी, ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी, तो वायरस की असेंबली नहीं हो पाएगी। अब siRNA का यूज़ कहाँ कहाँ किस किस डिजीज़ को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। देखिए हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, राउस सार्कोमा वायरस के इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए। इसके अलावा देखिए रिस्पायरेटरी सिंसिशियल वायरस के अगेंस्ट में यूज़ होता है, HBV के अगेंस्ट में यूज़ होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस HIV-1 के अगेंस्ट में और इबोला वायरस के अगेंस्ट में इसको बनाया जा चुका है। अब देखिए राइबोजाइम तीसरा,
राइबोसाइम्स क्या होते हैं? आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं जिनमें आरएनए एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। वैसे तो जो भी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, लेकिन कभी कभी राइबोसाइम भी या आरएनए मॉलिक्यूल भी एंजाइम की तरह एक्ट करने लग जाते हैं, जिनको हम कहते हैं राइबोसाइम। ठीक है, दे हैव द एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज देयर टारगेट बाय हाइब्रिडाइजेशन। ये अपने टारगेट को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन से की मदद से, और उसको क्लीव करके क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे क्या होगा? वही देखिए, सारी चीज़ों में बात वही हो रही है, जितनी भी टेक्निक्स हैं, लेकिन सोर्सेज अलग अलग हैं। ठीक है, राइबोसाइम में आरएनए मॉलिक्यूल विद एंजाइमेटिक एक्टिविटी, वो क्लीव करता है खुद, इसको किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ती बुलाने की। जैसे हमने देखा कि वो जो ये आपका एंटीसेंस आरएनए है, उसको किसकी मदद की ज़रूरत पड़ती है? आरएनएस एच की ज़रूरत पड़ती है, आरएनएस एच। ठीक है, और ये siRNA को आरएनए इंड्यूस साइलेंसिंग कॉम्प्लेक्स की प्रोटीन की मदद पड़ती है, लेकिन इसको किसी प्रोटीन नहीं चाहिए, ये अपने आप से काम कर लेता है। आरएनए होता है लेकिन खुद से जहाँ पे तबाही मचानी होती है मचा देता है। अब देखिए, कुछ राइबोसाइम का मैंने एग्जाम्पल लिखा है, और किस किस डिजीज़ के अगेंस्ट उनका यूज़ किया जाता है ये भी मैंने लिखा है। जैसे एक हैमर हेड राइबोसाइम होते हैं, हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट में यूज़ होते हैं। डबल हैमर हेड एंजाइम इन्फ्लुएंजा वायरस के अगेंस्ट में, anti-HIV नाम से पता चल रहा है, HIV के अगेंस्ट में। इसके अलावा देखिए, हेयरपिन राइबोसाइम किसके किसके अगेंस्ट में यूज़ होते हैं? अल्फा वायरस और हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन को रोकने के लिए। आरएनएस बी राइबोसाइम रेट्रोवायरसेस और साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट में यूज़ होते हैं। अभी राइबोसाइम की डिलीवरी बॉडी में कैसे की जाती है, इस पर भी मैंने शॉर्ट बनाया हुआ है। देखिए, डिलीवरी के दो मेथड है, एक्सोजीनस और एंडोजीनस। एक्सोजीनस में क्या होता है? बाहर ही बना लिया जाता है राइबोसाइम। ठीक है, या आरएनए मॉलिक्यूल बाहर ही बना दिया जाता है, फिर इलेक्ट्रोपोरेशन या लाइपोफेक्शन से बॉडी के अंदर भेजा जाता है, जीन गन मेथड से। ठीक है, और एंडोजीनस में क्या होता है? राइबोसाइम बनाया नहीं जाता, राइबोसाइम का जो जीन होता है डीएनए के फॉर्म में, उसकी डिलीवरी की जाती है। उसको क्या किया जाता है? रिकॉम्बिनेंट फॉर्म में एक्सप्रेशन वेक्टर या प्लाज्मिक वेक्टर के साथ कंबाइन करके इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये वाला क्या होता है? डीएनए से जब आरएनए बनेगा तब राइबोसाइम बनेगा। इसे पहले से बना हुआ है, इसे बाद में बॉडी में अंदर आके बनता है, इसलिए दोनों में डिफरेंस है ये। तो इतना आप देख लीजिएगा, राइबोसाइम भी हो गया है, इसमें आपने देख लिया है, siRNA भी आपने थोड़ा बहुत देख लिया है, और एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी भी देख ली है। ये तीनों मॉडर्न अप्रोचेज में आती हैं, लेकिन अगर अलग अलग से पूछा जाएगा तो आप 2 नंबर के हिसाब से भी इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, इसके नोट्स मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे अटैच कर दूँगी, आप उस पर लिंक आपके पास सबके पास होगा। जिसके पास लिंक नहीं हो उसे इंडिविजुअल लिंक के लिए मतलब बोल सकता है, मैं उसको भेज दूँगी, तो इसको आप वहाँ से ले लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं।